मैं शिवानी। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं लर्निंग कर्व के बारे में बताऊंगी, जो कि एग्जाम की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन आता है इसमें। लर्निंग कर्व सीखने की प्रगति या जो हम प्रोग्रेस या जो हमारी प्रगति होगी या जो हरासमेंट होगा हमारा, उसे दिखाने के लिए एक वक्र कर्व को लाइन के अनुसार दर्शाया जाएगा। इसमें जो है इसके द्वारा हमारे लर्निंग को दिखाया जाएगा कि हम कितना सीख रहे हैं, कितनी जल्दी सीख रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, कौन सी बाधा आ रही है, किस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। इन सब चीजों को कर्व के अंदर दिखाया जाता है। लर्निंग कर्व के बारे में डेफिनेशन। सीखने की प्रगति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण या अधिगम वक्र कहा जाता है। सीखने की प्रगति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण या अधिगम यानी कि लर्निंग कर्व कहा जाता है। अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने वाली की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच में एक खास संबंध होता है। यानी कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसमें जो हम जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतनी ज्यादा हमारी क्षमता बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हम किसी चीज का नॉलेज प्राप्त करेंगे, हम उसको उतनी जल्दी सीख पाएंगे। लर्निंग कर्व जो होता है 4 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है समान निष्पादन चक्र यानी कि इक्वल कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न। इसमें जो है रेखा जो है एक नीचे से ऊपर सीधे रेखा में चली जाती है। यहाँ पे जो है कोई एक प्रयास जो है एक समान स्तर से किया जाता है। इस वक्र को रेखी त्वरण चक्र भी कहते हैं, यानी कि इसे एक रेखा जो सीधी में चली जाती है, जहाँ पे कोई हर्डल नहीं होता है, इसीलिए इसे रेखी त्वरण वक्र कहते हैं। इस वक्र का आकार सीधी रेखा के समान होता है। इस वक्र में इस तरह के वक्र में प्रत्येक चरण में सीखने की मात्रा तथा निष्पादन समान होते हैं। यानी मैंने यही बताया कि जहाँ पे किसी चीज को हम धीरे धीरे सीख रहे हैं तो हम ऊपर तक धीरे धीरे ही सीखते रहेंगे, इसीलिए इसे रेखी त्वरण चक्र कहते हैं। यानी कि एक ही प्रयास कोई ज्यादा या कम प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसे यहाँ पे एक समान दिशा में ही प्रयास किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लेकमैन ने अपने अध्ययन में एक प्रकार का अधिगम वक्र पाया था, जिसमें 4 दिनों तक चूहे द्वारा विभेदीकरण सीखने के प्रयोग में सही अनुक्रिया का प्रतिशत लगभग 10% था। यानी कि लेकमैन के अनुसार समान यानी कि रेखी त्वरण वक्र होता है। वर्धमान निष्पादन वक्र यानी कि कर्व ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि यहाँ पे जो है धीमे धीमे प्रयास के द्वारा किसी चीज को सीखेंगे, बाद में जब हमारा प्रयास अच्छा रहेगा तो हम उस चीज को जल्दी से सीख लेंगे। इस प्रकार के वक्र में बताया गया, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न वक्र। इस तरह के वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है, फिर बाद में प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिगम वक्र में तेजी से ऊपर उठता है। यानी कि जब बच्चा छोटा है तो उसे धीरे धीरे हम किसी चीज को सिखाते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो किसी भी कोई नॉलेज या किसी चीज को सिखाने की हम कोशिश करेंगे तो वो जल्दी सीखने का प्रयास करता है। इसका डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ जो इसकी लाइन है नीचे से ऊपर की ओर जा रही, यही अधिगम वक्र की तेजी को दिखा रही है। इस तरह के वक्र में यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयासों से सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद में प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है निष्पादन उच्चतर स्तर के करीब आ जाता है।
यहाँ पे जब कोई बच्चा कोई कार्य पहले यानी जब प्रारंभ करता है तो उसे जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करता है, बाद में वह गति को धीमा कर देता है। तो यहाँ पे हरास यानी कि कर्व ऑफ द डिक्रीजिंग रिटर्न होगा, यानी कर्व जो है निष्पादन, यानी कि जब ऐसे कोई कार्य दिया जाएगा, बच्चा पहले जल्दी जल्दी करेगा, उसके बाद में धीरे धीरे कार्य करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कार्य जो है पूरा होने की स्थिति में है, जिससे वह कार्य धीरे धीरे कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग कर्व होगा। नेक्स्ट है आकारी वक्र, यानी कि एस शेप्ड वक्र। इस तरह के शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है, फिर बाद में प्रयासों से तीव्र हो जाती है, अंत में फिर से धीमी हो जाती है। यहाँ पे जैसे कोई बच्चा है, प्रारंभ में धीरे धीरे सीखता है, फिर उसके बाद में जब उसको इंटरेस्ट आता है तो वह उसको जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करता है। मतलब जब लास्ट मतलब एंड करना है तो उसमें फिर उसकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि वो इससे परेशान हो चुका है। अगर नेक्स्ट इसका पॉइंट है अगर छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने के लिए दिया जाता है जिससे वह पुनः पूर्व में यानी कि पहले से परिचित नहीं, साथ ही साथ वह पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, इससे वह बनने वाला वक्र इस आकारी होता है। इस आकारी अधिगम वक्र में वर्धमान शिक्षण वक्र या ह्रास वक्र दोनों की स्थिति होती है, यानी कि जब इस आकारी वक्र में यानी कि जो कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न यानी कि दोनों भी सम्मिलित हो, जिसमें जब कर्व ऑफ इंक्रीजिंग में पहले कार्य को धीरे धीरे सीखता है, बाद में तेजी आती है, और डिक्रीजिंग में पहले वह जल्दी जल्दी सीखता है, उसके बाद में कार्य में कार्य को करना वह धीमा करता है। इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ पर इस प्रकार के वक्र में दोनों प्रकार के वक्र सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड कर दिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसमें जो है टेट और यूपी टेट में आया है। ये क्वेश्चन एक सी टेट का है और जो है 4 यूपी टीटी में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका 2 समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न ग्लासों से खाली करती है, जिसमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर यानी कि बच्चे जो आंसर करेंगे, लंबे ग्लास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका बच्चों की कठिनाइयों को फिल इन द ब्लैंक्स कठिनाई है, यानी कि इसमें जो है आंसर राइट करना है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है समायोजन, बी अहम केंद्रिता, सी विकेंद्रीकरण, डी पलटावी। समायोजन यहाँ पे कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें बच्चे को समायोजन करना चाहिए। अहम केंद्रित यानी कि बच्चे को जो खुद से संबंधित कोई बातों का निष्कर्ष नहीं करना है। पलटावी यहाँ पे ऐसी कोई भी स्थिति नहीं जिसमें वह पलटावी स्थिति उत्पन्न हो, यानी कि यहाँ पे जो है 2 ग्लास लिए गए हैं जिनका आकार एक जैसा है, लेकिन एक चौड़ा है और एक लंबा ग्लास है, जिसमें लंबे वाले ग्लास में बच्चे को ये लग रहा है कि जो है उसमें जूस ज्यादा है, जबकि चौड़े ग्लास में जूस की मात्रा अधिक है। इसमें जो है क्वेश्चन वस्तु का विकेंद्रीकरण किया गया है। क्वेश्चन
वस्तु का विकेंद्रीकरण किया गया है, इसीलिए इसका सी आंसर राइट है। इसे आप टिक कर लीजिएगा, मैंने टिक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहने निम्न में से किससे संबंधित, यानी कल मैंने गहने का टॉपिक की वीडियो बनाई थी, उससे संबंधित एक क्वेश्चन। ए, अधिगम के श्रेणी क्रम से, बी, अधिगम के सिद्धांत से, सी, अधिगम का मूल्यांकन, डी, अधिगम का प्रबंधन। जबकि गहने ने जो है लर्निंग को 8 स्टेप बताए हैं, इसीलिए इसका ए आंसर राइट होगा। अधिगम का श्रेणीकरण, यानी कि अधिगम पहले उन्होंने बताया, पहले सांकेतिक, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा संकेत होगा, फिर उसके बाद में समायोजन, फिर मतलब सारे स्टेपों के बारे में बताया है उन्होंने यहाँ पे। और सबसे पहला स्टेप होगा सांकेतिक, और सबसे लास्ट स्टेप होगा जिसमें समस्या का समाधान हो चुका होगा। वहाँ पे समस्या के समाधान यानी कि निम्न स्तर होगा जो सांकेतिक, यानी जहाँ जिस ओर संकेत हमारा होगा, और लास्ट स्टेज जो है उसमें समस्या का समाधान हो चुका होगा। जैसे गहने ने जो है 4 स्टेप बताए, मैंने इसको फिर से रिपीट कर दिया है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला स्टेप है सांकेतिक सीखना, सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया, थर्ड में सरल श्रृंखला, फोर्थ में शाब्दिक साहचर्य सीखना, फिफ्थ में विभेदीकरण, 6 में संपृक्त, 7 में नियम सीखना, लास्ट में समस्या का समाधान। जिसमें पहला स्टेप यानी कि सांकेतिक, यानी कि जब हम किसी की देखकर जब हम कोई संकेत करेंगे तो वहाँ पे सांकेतिक यानी कि सबसे निम्न स्तर का अनुभव नहीं अधिगम होगा, और सबसे उच्च स्तर यानी कि हाईएस्ट स्तर का अधिगम यानी कि लर्निंग होगी, जहाँ पे समस्या का समाधान हो जाएगा। कल जैसे मैंने बताया था, जब हम कहीं पार्टी में जाएंगे तो हम किसी को देखकर जब हम किसी देखेंगे तो वह हमारे लिए संकेत होगा। जब हम उससे बातचीत करने के लिए चेष्टा करेंगे, मतलब सोचेंगे या उस पर क्रिया करेंगे, तो वह अनुक्रिया होगी। और सरल श्रृंखला यानी कि हम उससे बातचीत करके जब उसके पास जाएंगे तो हम अपनी मतलब एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम जब वहां जाएंगे तो उससे बातचीत करेंगे, फिर उसके साथ में अगर उसकी कोई दोस्त है तो उससे पूछेंगे उसके बारे में, तो यहाँ पे उसका विभेद करेंगे, फिर उससे थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नियम यह भी है कि हम कहीं पार्टी में जाएंगे तो एक ही जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, तो हमारी लास्ट में आएगी कि हमारी समस्या का समाधान होगा। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं, सभी लोग पार्टी में जाते हैं और सभी लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए इस नियम को गहने की लर्निंग थ्योरी को इस प्रकार से आप रीड कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही याद हो गया है, तो इसीलिए मैंने अपने अनुभव के अनुसार आपको यह बताने की कोशिश की। मैंने इसीलिए इसको दोबारा रिपीट कर दिया है क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का स्रोत कौन कौन सा होता है, यानी कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का मतलब जो सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन क्या क्या होते हैं। पहला ए, आवश्यकता यानी नीड, बी, चालक यानी कि ड्राइव, सी यानी कि प्रेरक, डी यानी कि इच्छा, यानी कि जो हमारी अभिप्रेरणा में कौन शामिल होगा, यानी कि जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेटर जो भी होगा, उससे हम जब कोई कार्य करने की सीखने की इच्छा शक्ति जागृत होगी, यानी कि हम उससे प्रेरित होंगे, तो वहाँ पे मोटिवेशन जिससे हमें प्राप्त हो रहा है वहाँ पे वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए आवश्यकता यानी कि जो हमारी नीड है वो भी नहीं होगा, बी ड्राइव भी नहीं होंगे, सी यानी कि सी राइट आंसर होगा इसका, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत प्रेरक होते हैं, इसका डी इज द नहीं राइट होगा। 178 का है, व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो हमें अभ्यास यानी कि जो हम एक्सपीरियंस से अपने जो कुछ सीखते हैं उसे क्या कहेंगे। ए सीखना यानी लर्निंग, बी थिंकिंग, सी क्रियाकलाप यानी जो हम करेंगे, डी यानी कि हाइपोथेसिस यानी कल्पना कारण,
ये व्यवहार में जो भी हमारे जो हम करके सीखेंगे जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। यहाँ मानेंगे अधिगम का मतलब होता है लर्निंग से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इसमें यहाँ पे लर्निंग यानी कि सीखना। 179 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं? ए आवश्यकता का सिद्धांत, बी शारीरिक सिद्धांत, डी दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, सी दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, डी अंतर्नोद का सिद्धांत। यानी कि इसमें जो मैस्लो के अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन थ्योरी को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, इसीलिए इसका पहला आंसर राइट है। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। और चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।